हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। देखो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बट उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्यूटीफुल थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो आपको लगता होगा कि जो हमारी एमबीबीएस की सीट होती है इसे क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। बट मेरे दोस्तों इसे कोई ना कोई तो क्रैक कर ही लेता है ना, तो क्या उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है? हाँ, उसके लिए भी सेम डिफिकल्ट होने वाला है। तो वो भी अभी पैनिक करता होगा। अगर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक डिफिकल्ट है, ये टॉपिक याद नहीं रहता है, तो वो सबको याद रखना, मतलब सबको याद रखने को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। आप कुछ अलग नहीं हो। देखो आपकी क्रश है, आपको लगता है कि यार कैसे मुझसे होगी, यार मेरी शादी नहीं होगी उससे, बट उसकी शादी किसी ना किसी से तो होगी ना मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसे होता है मेरे दोस्तों। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको यहाँ पर विद इन 3 सेकंड्स के बीच में गेस करना है। एंड अगर अच्छे से गेस करते हो तो अच्छा रिकॉल हो जाएगा। अगर गलती करते हो तो वो गलती याद रहेगी कि भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था, वहां पर मेरी गलती हो गई थी। तो गलती करना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कौन से दो पार्ट के बीच में डिवाइडेड है? या जल्दी से, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कौन से दो पार्ट्स के बीच में डिवाइडेड है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो अभी मुझे बता दे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में क्या क्या आता है? यस, बेसिक क्वेश्चन के बीच में गलती नहीं करनी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में क्या आएगा? एक तो तेरा ब्रेन आएगा और दूसरा तेरा स्पाइनल कॉर्ड आएगा। स्पाइनल कॉर्ड आएगा, घुमा थोड़ा सा, घुमा स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा जोर दे। ठीक है, तो एक तो ब्रेन आएगा और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आएगा। अभी मुझे बता दे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में क्या आएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसके बीच में तेरी नर्व्स आएगी, मतलब एफरेंट नर्व और उसी के साथ इफरेंट नर्व इनके बीच में आती है। मतलब कि क्रैनियल और जो स्पाइनल नर्व्स होती है, नर्व्स की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अभी और एक दूसरा होता है मेरे दोस्तों, और एक दूसरा आपका क्लासिफिकेशन होता है ऑटोनॉमिक और उसी के साथ सोमैटिक। ठीक है, तो अभी मुझे बता दे, सोमैटिक मतलब क्या होता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के बीच में क्या होता है? तुझे पता है सोमै का मीनिंग क्या होता है? सोम्या, गोम्या, टोम्या। सोम्या मतलब क्या होता है? सोमा मतलब होता है बॉडी। बॉडी मतलब होता है वॉलंटरी। देखो जैसे अगर मैं सोचूं कि मुझे आपके सामने फ्लेक्स करना है अपनी जिम का, तो मैं यहाँ पर अपने डोले शोले दिखाऊंगा। तो ये बेटा मैं कैसे करूं? मैं वॉलंटरी से करूं। मैं मेरा चाहता हूं कि मैं आपको दिखाऊं, तो इसकी वजह से मैं वॉलंटरी कर रहा हूं, मतलब सोमैटिक है। पर दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक मतलब होता है इनवॉलंटरी। तो अभी मुझे बता दे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच में, आवाज थोड़ा सा दब रहा होगा, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच में कौन से सब डिविजन्स होते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच में कौन से दो सब डिविजन्स होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, देन टेल मी, सिंपैथेटिक का कोई एग्जांपल बता सकता है कि तेरे बॉडी में सिंपैथेटिक कब एक्टिव होगा? या जल्दी से गेस कर, फास्ट फास्ट, टाइम नहीं है। सिंपैथेटिक कब होगा मेरे दोस्तों? फ्लाइट एज वेल एज दी फाइट रिएक्शन। मतलब कि अगर तेरे सामने शेर आ गया, या तू तेरे गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है पार्क के बीच में, उसके पापा आ गए, उसका भाई आ गया, बजरंग दल आ गया, ठीक है, कैसे भागेगा? फ्लाइट भाग भाग करके, ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो उसी तरीके से मेरे दोस्तों, ठीक है, अगर मैं तुझे कभी दिखाई दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? भैया मेरे साथ, आपके साथ सेल्फी लेनी है? नहीं, मुझे देखने के बाद तू भागेगा। खास करके लड़कियां भागेगी, कहीं भैया हमें देखना ले, ठीक है, भैया बहुत खराब आदमी है, ठीक है, इस तरीके से फ्लाइट और फाइट रिएक्शन। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या होता है? अगर सिंपैथेटिक मतलब दौड़ने के लिए होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब रेस्ट करने के लिए होता है, और रेस्ट उसी के साथ डाइजेशन वगैरह सभी चीजें होती है। अभी मैं आपसे न्यूरॉन्स के टाइप्स पूछूंगा, आपको उसका स्ट्रक्चर बताना है और उसका लोकेशन बताना है। ठीक है, मुझे बता दें यूनिपोलर कैसे दिखता है? यूनिपोलर कैसे दिखता है भैया? बहुत प्यारा लगता है भैया, आपकी तरह लगता है, बुक्की खाएगा मेरी। यूनिपोलर कैसे दिखता है बेटा? यूनिपोलर के पास एक्सॉन एक होता है, उसकी वजह से उसे हम यूनिपोलर कहते हैं। बट उसके पास क्या नहीं होता है? ये जल्दी से, इल्ले इल्ले इल्ले। चेन्नई एक्सप्रेस देखिए, जबा जबा जबा, नहीं जबा उसके नहीं था, बट वो पूछ रहा हूँ देखिए क्या। ठीक है, तो यूनिपोलर के पास क्या नहीं होता बेटा? उसके पास डेंड्राइट नहीं होता है, उसके पास गंजा होता है। आत्माराम तुकाराम भिड़े, ठीक है, उसके पास कहाँ बाल थे बेटा? डेंड्राइट नहीं था ना। तो यूनिपोलर के पास एक सिंगल एक्सॉन होता है, उसके पास डेंड्राइट नहीं होता है, आत्माराम तुकाराम भिड़े होता है। और वो कहाँ पर पाया जाता है मेरे दोस्तों? यूनिपोलर कहाँ पर न्यूरॉन पाया जाता है? तो उसका आंसर है मेरे दोस्तों एम्ब्रियो के बीच में पाया जाता है। देन टेल मी, बाइपोलर कहाँ पर पाया जाता है? बाई बाई मन मोरा, अच्छा जल्दी से, बाइपोलर कहाँ पर पाया जाता है? तो बाइपोलर कहाँ पर पाया जाता है? रेटिना ऑफ आई, वहां पर वो बोलेंगे स्क्लेरा, तुझे बताएंगे कि स्क्लेरा ऑफ आई में होगा। और तू गई गई में, मतलब गड़बड़ गड़बड़ में तू कर देगा ओके, और वो तेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और तेरी एमबीबीएस की सीट और तेरा सपना और तेरी क्रश कोई और लेके जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है वो रेटिना ऑफ आई के बीच में होता है। उसके पास क्या होता है? जल्दी से, उसके पास क्या होता है बेटा? उसके पास एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट होता है, ये आत्माराम तुकाराम भिड़े नहीं होता, उसके पास एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट होता है। भैया कुछ भी करो, ठीक है,
मगर क्रश का नाम मत लिया करो। अभी कैसे पढ़ रहे हैं आप, याद दिला देते हो, फिर बाद में रोना आ जाता है, हम आपके वीडियो को डिसलाइक करेंगे। तू करेगा तो भी चलेगा बेटा, ठीक है, मैं तेरे क्रश का नाम लूंगा, ठीक है। अभी मुझे बता दे मल्टीपोलर कहाँ पर पाए जाते हैं और उसका लोकेशन लोकेशन बता दे और वो दिखता कैसा है जल्दी से। सीआईडी के बीच में ढूंढना है ना, दिखता कैसे है, दिखता कैसे बेटा, उसके पास एक एक्सॉन होता है, सबके पास एक एक्सॉन कंपलसरी होता है, सबके पास एक एक्सॉन कंपलसरी होता है, बट मल्टीपोलर के पास डेंड्राइट्स ज्यादा होते हैं, मल्टीपोलर के पास डेंड्राइट ज्यादा होता है। उसकी लोकेशन क्या है भैया, आप नीचे कहाँ पर देख रहे हो, नीचे शॉर्ट नोट्स रखे हैं ना मेरे दोस्त, शॉर्ट नोट्स रखे हैं मेरे, ठीक है। यस जल्दी से बता दे लोकेशन क्या है। यस मल्टीपोलर कहाँ पर पाया जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अभी मैं तुझे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब ये जो तेरे डायग्राम है ना एनसीईआरटी की, ये मैं अपने शॉर्ट नोट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। हमारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, 100% यही से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा क्लास 11th है, पूरा क्लास 12th है, मॉर्फोलॉजी की न्यूली एडेड फैमिलीज है, हजारों स्टूडेंट्स अभी से रिवाइज करते हैं। जो एवरेज बच्चा 50 60 100 मार्क्स स्कोर कर रहा था वो अभी 360 कर रहा है। तो तू अगर करना चाहता है बायोलॉजी के बीच में टॉप करना चाहता है, तेरी क्रश से शादी करना चाहता है, तो हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। प्राइस है 480 रुपीज, लिंक तुझे मिल जाएगी कॉमेंट सेक्शन के बीच में, लाइव सेट हो जाएगी तेरी, ठीक है। तो मुझे एक चीज बता दे, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, डायग्राम से क्वेश्चन पूछूंगा। तो मुझे बता दे सेल बॉडी के बीच में क्या क्या होता है। जो डायग्राम तूने देखी उस डायग्राम के बीच में सेल बॉडी के बीच में क्या क्या होता है, न्यूरॉन के सेल बॉडी के बीच में क्या क्या होता है। तो उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। उसी के साथ साइटोप्लाज्म होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और एक बहुत बढ़िया चीज है बेटा, और एक बहुत बढ़िया चीज इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं बेटा, उसके अंदर निसल्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं बेटा, उसके अंदर निसल्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। देन टेल मी, मुझे डेंड्राइट्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, डेंड्राइट्स, ठीक है। मुझे बता दे डेंड्राइट्स ब्रांच होते हैं या अनब्रांच होते हैं। अभी सोच, अभी वो अगर किताब उठाई ना तूने, ठीक है, अगर तूने अभी किताब उठाई तो देखो, ठीक है। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं बेटा, ब्रांच होते हैं अनब्रांच होते हैं, तो वहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा वो ब्रांच होते हैं, ठीक है, वो ब्रांच प्रोसेस होते हैं और शॉर्ट होते हैं, ठीक है। देन टेल मी, इंपॉर्टेंट है, अगर डेंड्राइट इम्पल्स को रिसीव करता है तो किसे देता है बेटा, इम्पल्स की बात चल रही है। अगर वो रिसीव करता है इम्पल्स तो देता किसे है, किसे देगा वो, जल्दी से। डेंड्राइट किसे देगा बेटा, सेल बॉडी को देगा, तेरे को देगा क्या, नहीं, तेरे सेल बॉडी को देगा। यस वेरी गुड बेटा। मुझे एक चीज बता दे, एक लंबी चीज होती है जो कि सिंगल होती है, सिंगल मतलब ऐसी लंबी चीज, ठीक है, तो उसे तू क्या कहेगा। एक लंबी चीज है, सेल बॉडी के नीचे से निकलती है, लंबी चलती है, सिनेप्टिक नॉब होते हैं उसके पास, उसे तू क्या कहेगा बेटा, उसे तू एक्सॉन कहेगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। मुझे बता दे एक्सॉन इंपल्सेस किससे लेकर किसे देता है, एक्सॉन इंपल्सेस किससे लेकर किसे देता है बेटा, तो सेल बॉडी से लेकर आगे पहुंचाता है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अभी मुझे बता दे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सॉन के टर्मिनल पर होता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, उसे तो क्या कहेगा। ये जल्दी से, इतने अच्छे तरीके से कौन पूछता है उससे, नहीं पूछता, और पूछना भी नहीं चाहिए, मैं पूछता हूँ, ठीक है। बल्ब लाइक एक्सॉन टर्मिनल होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, उसे तू क्या कहेगा बेटा, उसे तू सिनेप्टिक नॉब कहेगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। मुझे एक चीज बता दे, एक्सॉन के ऊपर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड माइलिन की शीट होती है। तो ये जो माइलिन की शीट होती है वो कौन सी सेल्स बनाती है, माइलिन की शीट कौन सी सेल्स बनाती है। यस 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है, माइलिन की शीट क्या घर से बना के लाएगा क्या, तो नहीं, शॉन सेल्स बनाएगी बेटा, शॉन सेल्स बनाएगी, ठीक है। अभी मुझे बता दे, ये जो माइलिन होती है, गेस करना, गेस कर, ये जो माइलिन होता है, भैया चिल्ला क्यों रहे हो, सॉरी बेटा, सॉरी, ठीक है। ये जो माइलिन की शीट होती है उसके बीच में गड्ढे होते हैं, बीच में गड्ढे होते हैं, उसे तू क्या कहेगा बेटा, इन गड्ढों को तू क्या कहेगा। तेरे लाइफ में भी गड्ढे हैं, यहाँ पर भी गड्ढे हैं, तो इसे तू क्या कहेगा बेटा, नोट्स ऑफ रेनिवियर कहेगा, नोट्स ऑफ रेनिवियर कहेगा। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे अच्छे से ध्यान देकर सुनना। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर दिस टॉपिक एज वेल एज योर बायोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, जिसे कि मैंने सिंप्लीफाइड करके हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में दिया है। हमारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, 360 और 360, और खास करके ये जो टॉपिक है वो तो बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। देन अभी मैं तुझे स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछूंगा, रेस्टिंग स्टेट या रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसमें से रेस्टिंग स्टेट के ऊपर बात करेंगे। तो मुझे एक चीज बता दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी तेरा न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट के बीच में होगा तो आउटसाइड ऑफ एक्सॉन कौन सा चार्ज रहेगा, रेस्टिंग स्टेट में
आउटसाइड ऑफ एक्सॉन कौन सा चार्ज रहेगा? इसका आंसर क्या होने वाला है? उसका आंसर होने वाला है पॉजिटिव चार्ज। बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। मुझे बता दे बाहर कौन सा आयंस ज्यादा रहेंगे? बाहर कौन से आयंस ज्यादा रहेंगे? मुझे मत देख, इस पेन को देख। बाहर कौन से आयन ज्यादा रहेंगे? तो बाहर सोडियम आयन ज्यादा रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और अंदर बेटा इसके अंदर कौन सा चार्ज रहेगा? इसके अंदर आपका निगेटिव चार्ज रहेगा। और इसके बीच में कौन सी चीज रहेगी बेटा? एक्सोप्लाज्म के बीच में, रेस्टिंग स्टेट के बीच में कौन सी चीजें रहेंगी बेटा? तो मोर पोटेशियम घर में रहता है बेटा, पोटेशियम घर में रहता है, सोडियम बाहर चलता है। ठीक है, सोडियम बाहर रहता है, पोटेशियम घर में रहता है, और इसके पास नेगेटिव प्रोटीन्स भी होते हैं जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मुझे एक चीज बता दे, ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है बाय विच पंप? कौन से पंप के थ्रू बेटा? क्या इंजन पंप होता है, बोरवेल पंप होता है ना बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि कौन सी एनर्जी यूज करता है बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप कौन सी एनर्जी यूज करता है? तो एटीपी को यूज करता है। मुझे बता दे कितने सोडियम को बाहर फेंकेगा और कितने पोटेशियम को अंदर लेगा? कितने सोडियम को बाहर फेंका बेटा? तो 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा। और कितने पोटेशियम को अंदर लेगा? 3 पोटेशियम को। बुक्की मारोगा फिर से एक बार, 2 पोटेशियम को अंदर लेगा बेटा। ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज मेंटेन होता है, अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव। ठीक है, देन टेल मी, जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो उस प्रोसीजर को तू क्या कहेगा? एक्शन पोटेंशियल जब स्टार्ट होता है तो उस प्रोसीजर को तू क्या कहेगा बेटा? इसका आंसर वाला है डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, देन टेल मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम बात कर रहे हैं डीपोलराइजेशन के बारे में। सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे अभी वो डीपोलराइजेशन के बारे में रहने वाले। डीपोलराइजेशन के वक्त कौन सा चैनल ओपन होता है? डीपोलराइजेशन के वक्त कौन सा चैनल ओपन होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सोडियम चैनल ओपन होता है। देख, ये चैप्टर तुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगेगा, कुछ भी लगेगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चन इससे बाहर के नहीं आने वाले। ये डिस्कशन वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, खास करके यही से आने वाले। ठीक है, आ सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट यही से खास करके सब कुछ आएगा बेटा। तो सोडियम चैनल ओपन होगा, तो सोडियम कहाँ से कहाँ जाएगा? डीपोलराइजेशन के वक्त अगर सोडियम चैनल ओपन होता है तो सोडियम कहां से कहां तक जाता है बेटा? दिल्ली से बॉम्बे जाएगा कि नहीं? बाहर से अंदर आएगा। बाहर से अंदर आएगा, क्यों? क्योंकि बेटा चैनल ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से पोलैरिटी जो है, डीपोलराइजेशन के वक्त पोलैरिटी कैसे रहती है बेटा? इनसाइड पोलैरिटी क्या होती है? इनसाइड पोलैरिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और आउटसाइड निगेटिव होती है। मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ पोलैरिटी होती है। मतलब जो पहले बाहर होता था आपका पॉजिटिव, वो अभी निगेटिव होगा, और जो अंदर होता था निगेटिव अभी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेटा एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इन जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, इसी से इन जनरल क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, देख, अगर करंट, ठीक है, करंट की बात करेंगे भाई, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के ऊपर। अगर अंदर करंट ए टू बी जा रहा है तो बाहर करंट कैसे जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर अंदर करंट ए टू बी जा रहा है तो बाहर करंट कैसे जाएगा? यस, 1 2 3 इसका आंसर वाला बी टू ए जाएगा। ये बेटा एक नॉर्मल मैथमेटिक है, जिसको फिजिक्स आता है उसको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी मैं तुझे रिपोलराइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। हमने पोलराइज स्टेट देखा, डीपोलराइजेशन देखा, अभी रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, उसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे एक चीज बता दे, रिपोलराइजेशन के बीच में कौन से चैनल बंद होते हैं और कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं? भैया थोड़ा सा हंसाओ, मजाक करो नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट है। रिपोलराइजेशन के वक्त कौन से चैनल क्लोज हो जाते हैं और कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं? तो यहाँ पर सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। अगर पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है तो पोटेशियम कहाँ से कहाँ जाता है? पोटेशियम कहाँ से कहाँ जाता है? या जल्दी से पोटेशियम कहाँ से कहाँ जाएगा? तो इसका आंसर है बेटा पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। तो फिर बाद में इसे मेंटेन करने के लिए हम सोडियम पोटेशियम चैनल, मतलब पंप, सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट करेंगे बेटा। अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ाता ना बेटा तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता इस चीज को, क्योंकि मैं इसको मास्टर कर चुका हूँ बेटा। ठीक है, ओके, इतना ही क्वेश्चन मैं इससे पूछूंगा, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछूंगा, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी मैं आपको इम्पल्स ट्रांसमिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। तो जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसे तू क्या कहेगा? दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है तो उसे क्या कहेगा? दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है तो उसे क्या कहेगा? उसे तो क्या कहेगा बेटा? सिनेप्स कहेगा। मैं जानता हूँ तू सोच रहा होगा, भैया आपके पास तीन तीन पिंक पेन कैसे? भैया आप तो लड़के हो, आपके पास पिंक पिंक पेन कैसे? बेटा पिंक मेरा फेवरेट है, पीछे भी तू देख रहा है मेरा पिंक है। ठीक है, मेरे पास एक डॉल भी पड़ा है, उसका भी कलर पिंक है। क्या करेगा बेटा? क्या कर लेगा? मेरा कलर पिंक फेवरेट है, क्या कर लेगा? ठीक है, कुछ नहीं कर सकता तू। मुझे एक चीज बता दे, कौन से 2 टाइप के सिनेप्स होते हैं बेटा? कौन से 2 टाइप के सिनेप्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा, एक तो आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है और दूसरा केमिकल सिनेप्स होता है। मुझे एक चीज बता दे, क्या इलेक्ट्रिक सिनेप्स के बीच में गैप जंक्शंस खास करके होते हैं?
क्या इलेक्ट्रिक सिनेप्स के बीच में गैप जंक्शंस होते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं, गैप जंक्शंस खास करके नहीं होते, वो एक फास्ट होता है, रेयर होता है, स्ट्रेट होता है। मुझे बता दें केमिकल सिनेप्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, क्या ये स्लो होता है, क्या ये कॉमन होता है? ये जल्दी से, केमिकल सिनेप्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हाँ होते हैं। क्या स्लो होता है? हाँ होता है। क्या ये कॉमन होता है? हाँ होता है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स रेयर होता है? हाँ रेयर होता है। इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है। मुझे बता दें रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है न्यूरॉन्स के बीच में, उसका कोई वैल्यू तुझे पता है रेस्टिंग पोटेंशियल का? रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है पता है? तो इसका आंसर होगा -70 MV। -70 MV इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, इन अ रेस्टिंग स्टेट, ठीक है, इन अ रेस्टिंग स्टेट आपको अभी फुल फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। मेम्ब्रेन इज मोर परमेएबल टू डैश डैश विच आयन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए रेस्टिंग स्टेट मेम्ब्रेन इज मोर परमेएबल फॉर विच आयन? कौन से आयन के लिए ज्यादा परमेएबल होता है? जल्दी से, पोटेशियम। बेटा सबको पोटेशियम चाहिए, सबको पोटेशियम का आयन चाहिए रेस्टिंग कंडीशन के बीच में, सोडियम किसी को नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से बेटा सोडियम को अकेला अकेला फील होता है। बट फिर बाद में सोडियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, तो सोडियम को सब अपना लेते हैं, फिर बाद में सोडियम के चैनल क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाते हैं। अगर ये तुझे समझ में नहीं आया तो हमारे शॉर्ट नोट से रिवाइज कर ले, 100% समझ में आ जाएगा। अभी मैं तुझे ऐसी चीज से क्वेश्चन पूछूंगा जो चीज तेरे पास नहीं है। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा हम ब्रेन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे चीज बता दे, ब्रेन के बीच में जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन कौन से पार्ट से बनता है? फोर ब्रेन के बीच में क्या क्या आता है? जल्दी से, फोर ब्रेन के बीच में क्या आता है? तो एक तो आपका सेरेब्रम होता है, थैलेमस आता है और उसके साथ हाइपोथैलेमस आता है। भैया एटलीस्ट हम देख के तो आंसर नहीं करते हैं, आप सभी क्वेश्चन देख के पूछते हो, उसमें क्या है बड़ी बात है भैया? आप देख के क्वेश्चन पूछते हो, वीडियो बनाते हो। बेटा अगर मैं ना देख के पूछूं तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अच्छे से पूछ सकता हूँ, बट अगर एक सिंगल गलती में करूंगा तो वो हजारों स्टूडेंट्स वही गलती क्वेश्चन तो फाइनल नीट के बीच में भी करेंगे, तो उस चीज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आता है? सेरेब्रम आता है, थैलेमस आता है और उसके साथ हाइपोथैलेमस आता है। दे टेल मी द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के फंक्शन बता दो, सभी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा। सेरेब्रम के फंक्शन बता रहे हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है? इंटेलिजेंस एज वेल एज द मेमोरी, ठीक है। अभी मुझे बताते हैं थैलेमस का फंक्शन क्या होता है। थैलेमस का फंक्शन क्या होता है बेटा? तो थैलेमस के खास करके सेंसरी फंक्शंस होते हैं, याद रखना, थैलेमस के खास करके सेंसरी फंक्शंस होते हैं। देन टेल मी बेटा, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस कौन सी चीजों को कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कौन सी चीजों को कंट्रोल करता है बेटा? तो आपके हंगर को, भूख को, प्यास को, थर्स्ट को और टेम्परेचर को, इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हाइपोथैलेमस के ऊपर। और मेरे दोस्तों ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है, और ये हार्मोन्स किस चीज को कंट्रोल करते हैं? हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बीच में डिस्कस किया था। या जल्दी से, ये किस चीज को कंट्रोल करते हैं बेटा? तो ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा, वो आपको ट्रू या फॉल्स से बताना है, ठीक है। देन द स्टेटमेंट इज टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर डिवाइडेड longitudinally by deep cleft. True or false? Two cerebral hemispheres are divided longitudinally by deep cleft. This is true or false? Yes, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बेटा। आपकी एनसीईआरटी से स्टेटमेंट है, ठीक है। देन टेल मी, डैश डैश इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। डैश डैश इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उसे जोड़ने का काम भी यही करता है। दो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उसको जोड़ने का काम भी यही करता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कॉर्पस कैलोजम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन टेल मी, ग्रे मैटर कहाँ पर पाया जाता है? ग्रे मैटर कहाँ पर पाया जाता है? ग्रे मैटर कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर आपका ग्रे मैटर पाया जाता है, जिसके बीच में क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर पाया जाता है। तो वहां पर क्या कॉन्सेंट्रेटेड होता है? ग्रे मैटर में क्या कॉन्सेंट्रेटेड होता है? इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वहां पर न्यूरॉन की सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जो कि एक तो आपका सेंसरी होता है, मोटर होता है, या तो सेंसरी भी नहीं होता और मोटर भी नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे बता दे, व्हाइट मैटर कहाँ पर पाया जाता है? अगर ग्रे मैटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बाहर पाया गया था, तो ठीक है, जहाँ पर न्यूरॉन की सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेट थी, तो ये मुझे बता दे व्हाइट मैटर कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है? व्हाइट मैटर कहाँ पर होता है? तो बेटा ये इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर होता है, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर होता है, जो कि क्या कवर्ड होता है वहाँ पर? वो व्हाइट क्यों दिखता है? ठीक है, व्हाइट क्यों दिखता है? जल्दी 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 सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ही लगाओ। तो बेटा उसका आंसर होने वाला है कि वहां पर माइलिन शीथ होती है। देन टेल मी बेटा, लिम्बिक सिस्टम किन चीजों से बनता है? जल्दी जल्दी कवर करो, मुझे जाना है, ड्यूटी है मेरी। लिम्बिक सिस्टम किन किन चीजों से बनता है बेटा? तो इनर पोर्शन ऑफ हेमिस्फीयर, वेरी गुड, और बेटा एमिगडाला, वेरी गुड,
एमिगडाला और उसी के साथ हिप्पोकैम्पस, वेरी गुड, एंड हाइपोथैलेमस। इनर पोर्शन ऑफ हेमिस्फीयर्स, एमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस प्लस हाइपोथैलेमस, इन चीजों से बनता है। देन टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस क्या है? लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन क्या है? यस 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस और उसी के साथ मोटिवेशन। सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस, जो कि आपको अच्छा बुरा लगता है, मोटिवेशन फील होता है जैसे मेरे वीडियोस देखने के बाद, और जो आपको होता है सब कुछ ये लिम्बिक सिस्टम के थ्रू होता है। देन टेल मी मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है? अभी मिड ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है बेटा? तो इसका आंसर होने वाला है कि आपके थैलेमस एज वेल एज द पॉन्स के बीच में लोकेटेड होता है। देन टेल मी मिड ब्रेन के बीच में कुछ 4 राउंड स्वेलिंग्स होती है, जिसके बीच में विजुअल एज वेल एज द ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है, उसे तुम क्या कहोगे? 4 राउंड स्वेलिंग्स होती है तो उसे क्या कहेगा? जल्दी से 4 राउंड स्वेलिंग्स मिड ब्रेन के बीच में, तो इसका आंसर होना है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। थोड़ा सा टंग स्लिप हो रही है, ठीक है। देन टेल मी the canal which is called as dash dash which passes through third and fourth ventricle, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल से वो पास करती है, जिसके बीच में CSF बहता है, उस कैनल को तू क्या कहता है? सॉरी मैंने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूछा नहीं, तो उसे तू क्या कहेगा बेटा? सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहेगा। देन टेल मी हिंड ब्रेन के बीच में क्या क्या आता है? जल्दी से, हिंड ब्रेन या हैंड ब्रेन कुछ भी तू कहेगा, उसके बीच में क्या क्या आता है? जल्दी जल्दी कवर कर, मुझे ड्यूटी को जाना है यार। यस, हिंड ब्रेन के बीच में क्या क्या आता है बेटा? एक तो पॉन्स आएगा, दूसरा तेरा मेडुला आ जाएगा, वेरी गुड। पॉन्स से मेडुला, और चीज कौन सी होती है बेटा? पॉन्स, मेडुला, और उसका आंसर होने वाला है और कौन सी चीज होती है? तो सेरेबेलम। तो मुझे बता दे मेडुला को तू और क्या कह सकता है बेटा? मेडुला का पूरा नाम क्या है? मेडुला का तू और क्या कह सकता है? जैसे कि मुझे क्या कहते हैं, यस कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। तो मेडुला का आंसर होने वाला है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेडुला और पॉन्स के बीच में जितने कुछ सेंटर है, जितने कुछ सेंटर्स है, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, सेरेबेलम का फंक्शन क्या है? सेरेबेलम, नॉट सेरेब्रम, सेरेबेलम का फंक्शन क्या है? सेरेबेलम का फंक्शन क्या है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर वाला है बैलेंस एज वेल एज द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ओके, मुझे एक चीज बता दे, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं नहीं पूछना चाहूंगा तुझे, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। रिफ्लेक्स आर्क का रूट बता दे, रिफ्लेक्स आर्क का रूट बता दे, रूट बता दे, रूट बता दे, रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स सुन अच्छे से, देख ये डिस्कस करेंगे, मैं तुझे बताऊंगा, इसे अच्छे से सुन ले। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन, रिफेक्टर, ये इसका रूट है बेटा। अगर तुझे अच्छे से चाहिए तो ये हमारे शॉर्ट नोट से मिल जाएगा, शॉर्ट नोट से रिवाइज कर ले, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन टेल मी नी जर्क किस टाइप का रिफ्लेक्स है? नी जर्क किस टाइप का रिफ्लेक्स है बेटा? तो ये सिंपल रिफ्लेक्स के बीच में आता है। तो मुझे बता दे, सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं उनका रूट क्या होता है? सेंसरी जो आपके ट्रैवल करते हैं, जो इम्पल्स होते हैं, उसका रूट क्या होता है? उसका रूट क्या होता है बेटा? उसका डॉर्सल रूट होता है। तो मुझे बता दे मोटर का रूट कौन सा होता है? मोटर का रूट कौन सा होता है? तो मोटर का वेंट्रल रूट होता है। देन टेल मी ट्रू और फॉल्स बता दे, रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ट्रू और फॉल्स? रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो यस बेटा यस, कई मायनों तक ये सही है। PNS भी उसके अंदर आता है, बट ये CNS का भी रोल होता है, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। देख हमारा ये जो टॉपिक है पूरा, मैंने बस हमारे इन शॉर्ट नोट्स के बीच में कवर किया है। तो अगर तुम्हारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स के थ्रू करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स रिवाइज हो जाएगा। ये NCERT के बाहर का कुछ भी नहीं है, और इसके बीच में मैंने टिप्स डाली है, ट्रिक्स डाली है कि कैसे याद करना है, क्या याद करना है। तो इससे अगर तू 480 रुपीज इन्वेस्ट करके परचेस करता है तो तेरी पूरी लाइफ सेट हो सकती है, ठीक है। तो चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।